नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार में रविंद्र कुमार। जिस चुनावी महासंग्राम 2024 का हम इंतज़ार कर रहे थे उसके परिणाम का समय कुछ ही समय बच गया हुआ उसके परिणाम में। जहाँ तक इस चुनावी महासंग्राम में पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जिस ढंग से प्रहार कर रहे थे, शुरू में जो आकलन लग रहा था उसमें दोनों पक्ष एनडीए और इंडिया दोनों सरकार बनाने की दावा कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जो एग्जिट पोल आया है उसमें इंडिया गठबंधन को पीछे दिखाया जा रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन को काफ़ी आगे दिखाया जा रहा है। जो भाजपा का नारा था 400 पार 400 पार, करीब करीब लगभग एग्जिट पोल 350 से 400 के बीच उसका एग्जिट पोल दिखा रहा है। इस स्थिति में अगर एग्जिट पोल सही होता है तो उस स्थिति में देश की राजनीति फिर आगे कहाँ जाएगी, देश में क्या समीकरण बनेगा, इस पर हम बात करने के लिए हमारे बीच जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस तरह का बहुमत फिर लगातार जो एग्जिट पोल दिखा रहा है वह किस तरह से एनडीए को किन कारणों से आया और इसका भविष्य में देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, जो कल परसों जो एग्जिट पोल आया, अगर वो कल 4 तारीख को परिणाम में परिवर्तित हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से आज हम लोगों ने इस प्रश्न को इसलिए फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से हम प्रेषित करना चाह रहे हैं कि ये बहुत भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से भी, जनतंत्र के हिसाब से भी और बुद्धिजीवियों के तरफ से भी ये बहुत खुश होने की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? भारतीय जनता पार्टी जनमत लेकर कल सरकार बनाएगी, अगर एग्जिट पोल सही होता है तो ये तो प्रसन्न होने की बात है। लेकिन कुछ चीज़ों की ओर जो वास्तविकता है उसकी ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि लगभग 44% वोट शेयर लेकर ऑन द होल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसका मतलब स्पष्ट है कि 56% लोग अभी भी, यानी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, माने भारतवर्ष के जो बहुमत का जो आंकड़ा है वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के और उसके नेतृत्वकर्ता मोदी जी के खिलाफ हैं। चूँकि जीत के बाद इन चीज़ों की ये चीज़ें चली जाएंगी अंदर खाने में, उसके लिए कोई कुछ कहने वाला नहीं रह जाएगा। इसलिए भी आज का ये महत्व है कि आज इस बात को रख दिया जाए। देखिए, इस चुनाव में हम लोगों ने देखा कि नौजवान रोजगार के लिए परेशान है। ये सवाल खड़े हुए हैं हर जगह, केवल बिहार में ही नहीं खड़ा हुआ है, हर जगह खड़ा हुआ है। नौकरियां कमी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियां कमी हैं, सरकारी सेक्टर में भी नौकरियां कमी हैं। जो परीक्षाएं हो रही हैं वो उसमें उत्तर प्रदेश जैसे जगह पर प्रश्न लीक हो जा रहा है। बिहार में तो ये आम बात है कि प्रश्न लीक होना। तो यूथ के बीच में फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन यूथ फिर भी कहता है कि देश में मोदी के सिवा कोई उपाय नहीं है, इसलिए वोट मोदी को मैं दूंगा। उसी तरह से महंगाई का जहाँ तक सवाल है, महिलाएं खास करके जिनको चूल्हा जलाना पड़ता है, जिनको रसोई तैयार करना पड़ता है बच्चों के लिए, पति के लिए, वो महंगाई को फील कर रही हैं। और ये सच्चाई भी है।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन चीज़ों को, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, एक अजीब तरह का माहौल देश में बना हुआ है जहाँ एक परिवार अपने बेटे की शादी कर रहा है तो वो जाकर ये इटली में जाकर सेकंड उसका प्री वेडिंग सेरेमनी हो रहा है और उसको अखबारों में और टीवी चैनलों पर उसको महत्व दिया जा रहा है। उसमें एक तरफ वो करोड़ों करोड़ अरबों खरबों रुपया खर्च कर रहा है। यहाँ से 500 लोगों का काफिला गया हुआ है वहाँ इटली में। और दूसरे तरफ क्या है? दूसरे तरफ $1 से कम में भारतवर्ष के का जो 80% लोग है वो $1 से कम में जीवन यापन कर रहा है। ये यथार्थ है, ये सच्चाई है। वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको सुनने समझने वाला कोई नहीं है। तो निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी अगर कल सत्ता में आती है और अगले 5 वर्षों के लिए वो सत्ता में आती है तो उसको इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि ये जो डिस्पैरिटी है, ये जो असमानता है, जिस तरह से कुछ चंद लोगों के बीच में पूरी समृद्धि जो है वो सिमटी जा रही है, इस पर चिंता करना होगा, इसके लिए कुछ उपाय करना होगा। अब तो एक चीज़ सामने आई है सर, जो लगातार देखा जा रहा है, जो मुफ्त की आदत। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी बिजली फ्री कर दिए, उसी तरह यहाँ 5 किलो अनाज दिया गया। फिर जैसे कांग्रेस ने 10 किलो अनाज की घोषणा किया, तो फिर बिजली फ्री की होने की बात, जैसे तेजस्वी यादव जी के किए 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर देंगे। तो एक तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके देश की विकास की बात न करके आम सभी को संपन्नता सब में आए ताकि वह बिजली बिल खुद से जमा कर पाए और फ्री की आदत को छोड़े। इस तरफ ना जा करके प्रलोभन दे करके सिर्फ वोट बैंक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह देश के भविष्य के लिए कितना अच्छा और कितना हानिकारक होगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो जिस तरह से ठीक है कि उसका असर हुआ है। आज जो हम लोग जब क्षेत्र में घूम रहे थे तो ऐसा लगा कि मोदी जी ने जो 5 किलो अनाज लोगों के घरों में पहुंचाया है, आयुष्मान कार्ड के जरिए जो 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है, उज्ज्वला योजना की तरह जो गैस के सिलेंडर्स दिए हैं, निश्चित रूप से उसका प्रभाव है। जो मकान दिए हैं उसका निश्चित रूप से प्रभाव है। लेकिन उन चीज़ों से अस्थायी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि कल परसों समाचार आया है कि एक बार फिर से हम लोग गेहूं का आयात करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप सही कह रहे हैं कि हमको रोजगार की व्यवस्था करनी होगी। और रोजगार की व्यवस्था ऐसा नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे सकता है, कोई देश नहीं दे सकता है, कोई किसी देश ने अभी तक नहीं दिया है। और जहाँ पर कि ये 140 करोड़ लोग हों, वहाँ तो कोई सोचा ही नहीं जा सकता है कि सबको सरकारी नौकरी हम दे सकते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था निश्चित रूप से आपको बनानी होगी कि जिसमें लोगों का, सामान्य लोगों का भी जीवन यापन, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका भी अच्छे से जीवन यापन हो सके। आज क्या हो रहा है? आज अगर परिवार में 4 लोग हैं तो उसको 20 किलो अनाज मिल रहा है और 20 किलो अनाज में से वो 10 किलो 5 किलो अपना खर्च करता है अनाज के रूप में और बाकी को बेच के वो दूसरे चीज़ों का इंतजाम करता है और उसका घर का खर्च चल रहा है। या और फिर जो कमाई वो लाता है 400 रुपया 500 रुपया जो उसको वेज मिलता है उससे वो काम करता है। निश्चित रूप से हम लोगों को इससे मुक्ति लेनी होगी, इसका कोई उपाय सोचना होगा। और इसका उपाय यही है कि हम निजी क्षेत्रों में या हम उनको स्वावलंबी बना के, उनको स्किल्ड बना के हम उनको इतना सशक्त बना दें आर्थिक रूप से कि वो अपना काम कर सकें। तो भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में कल जो एग्जिट पोल के मुताबिक जो कल सत्ता में आ रही है तो उसको निश्चित रूप से इस मामले को एड्रेस करना होगा कि हम रोज़गार सृजन, और वो भी रोज़गार सृजन कैसा, सरकारी नौकरी में नहीं बल्कि सरकारी नौकरी से इतर हम रोज़गार सृजन करें और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी
दबाव बनाना होगा कि आप भी इस तरह की योजनाओं को कार्यान्वित करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके, रोज़गार समाप्त नहीं हो बल्कि रोज़गार मिले। और बिहार जैसे, खास करके बिहार जैसे जगहों पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देके जो कृषि से जुड़ा हुआ जो रोज़गार है उसको प्रोत्साहन देना होगा, उसको आगे बढ़ाना होगा, तब जाके यहाँ का पलायन भी रुकेगा और यहाँ के जो गरीब हैं उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। अब जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, जे 350 से 400 के बीच, उधर अभी भी कांग्रेस का मानना है कि 295 तक और 300 हम जाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। आखिर जो हो तो कल उसका परिणाम सामने आ ही जाना है। यदि भाजपा जो एग्जिट पोल सही होता है और भाजपा 350 से 400 के बीच में गठबंधन सीट लाता है, तो इस स्थिति में जो भी सरकार है, मतलब जो विपक्षी है वह विपक्ष काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा। तो अगर विपक्ष कमज़ोर होता है वैसी स्थिति में माना जाता है कि सरकार अराजक हो जाती है और जो भी मनमाना फैसला है सरकार लेने लगती है। उस स्थिति में क्या हो सकता है? निश्चित रूप से मैंने जिस डर की चर्चा पहले ही शुरुआत में ही की है, वो निश्चित रूप से इसी डर की चर्चा है कि देखिए, लोकतंत्र में प्रतिपक्ष को मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन इस देश की विडंबना है कि यहाँ पर वो चाहे जवाहरलाल नेहरू का समय रहा हो, इंदिरा गांधी का समय रहा हो, राजीव गांधी का समय रहा हो, या फिर अभी मोदी जी का समय चल रहा है, हर एक समय में विपक्ष कमज़ोर रहा है। यहाँ की जनता मजबूत हुई है और विपक्ष के कमज़ोर होने का नतीजा था कि इंदिरा जी ने यहाँ इमरजेंसी लगाया था, यहाँ आपातकाल की घोषणा की थी। प्रोटेस्ट विपक्षी पार्टी की कमजोरी के कारण हुआ था। लेकिन देश की जनता मजबूत साबित हुई कि 1977 में उसने इंदिरा गांधी को भी चुनाव हरवाया और उनके बेटे संजय गांधी भी चुनाव हारे और पूरे उत्तर भारत से कांग्रेस का सफाया हो गया। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि 1984 के बाद कांग्रेस इस देश में बहुमत में नहीं आई। या तो उसने कोलिशन सरकार चलाया या फिर कोलिशन बनाया और उसके बाद में बड़े दल के रूप में वो आए और किसी तरह से उन्होंने अपना बहुमत का जुगाड़ किया और काम उन्होंने किया। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस है उसको भी एक चिंतन की आवश्यकता है कि आखिर कहाँ कमी है। अगर राहुल गांधी के लीडरशिप में कोई कमी है तो निश्चित रूप से अगर कल कांग्रेस के लिए रिजल्ट वही आता है जो एग्जिट पोल का है, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को कुछ दिन के लिए ही सही, साल 2 साल 5 साल के लिए ही सही, निश्चित रूप से उनको इस राजनीति से, कांग्रेस की राजनीति से अलग होना चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहिए कि हो सकता है कि वो कांग्रेस को आगे बढ़ाए। क्योंकि देश के लिए ये जो स्थिति है जिसको हम लोग देख रहे हैं अभी कि जहाँ की अपोजिशन 50-55 में जो मुख्य पार्टी होगी वो 50-55 में सिमटने अगर जा रही है तो ये बहुत ही भयावह स्थिति होगी और ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए, देखिए इस बार हम लोग जब घूम रहे थे तो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बहुत उत्साहित नहीं थे। खास करके बिहार में हम लोगों ने देखा, मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने देखा, वो बूथ पर थे ही नहीं, वो मोबिलाइज नहीं कर रहे थे, वो लोगों को लाने में उनकी उत्सुकता नहीं थी। ऐसा क्यों हुआ है, इस पर भी भारतीय जनता पार्टी को विचार करना होगा। ऐसा इसलिए हुआ है, जो हम लोगों की सोच है कि आप ज़्यादा बोरो करके बाहर से दूसरे दलों से जो लोग हैं चुनाव जीतने के लिए, जो चुनाव जिता सकते हैं, उनको आप ला रहे हैं और उसमें जो कार्यकर्ता है उसकी उपेक्षा हो रही है, जो 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से लगा हुआ है, जिसको उम्मीद है कि हमको कुछ मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो अगर ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनने जा रही है कि अगर कार्यकर्ता इसका निराश हो गया, और ऐसी ये निराशा पूरे देश में देखी गई है, बिहार में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखी गई है, लेकिन पूरे देश में देखी गई है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और फिर से एक बार इस तरह की व्यवस्था लानी होगी कि कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़े और साथ ही साथ जो प्रतिपक्ष है उसको भी ये सत्ताधारी दल का काम है कि प्रत्येक प्रतिपक्ष छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन लोकतंत्र में उसका महत्व है। इसलिए उसकी खिल्ली उड़ाने के जगह पर उसको हमको
बहुत पोलाइटली, बहुत अच्छे ढंग से हमको जो उसकी बातें अगर सरकार को लगता है कि नहीं साहब इस बात में कोई जान है, इससे कुछ बात निकल रही है आगे इस देश के भविष्य के लिए, तो उसको भी बहुत सहृदता के साथ अपनाने की ज़रूरत है और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एक चीज़ और देखा गया है सर, जो खास कर युवा वर्ग जो हैं, युवा वर्ग में नाराज़गी मतलब सरकार के प्रति बेरोज़गारी को लेकर के लोगों का यह तर्क था कि बैंकों की बहाली बंद हो गई, रेलवे में बहाली बंद हो गई, इस तरह से मतलब सारी बातें जो है तो लोग करते थे। और उनका सीधा तर्क था कि मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। तो क्या इस समय मतलब फिर जाकर पूर्ण बहुमत से सरकार आती है तो सरकार इस पर मंथन करती है, विचार करती है, सोचती है, या फिर वही अनाज और फंडा अपना करके मतलब लोगों का वोट बैंक बनाने का ही प्रयास जारी रहेगा? निश्चित रूप से ये हम लोग पहले भी हम लोग ने चर्चा किया है कि निश्चित रूप से ये सरकार की और दोनों सरकार की, जो राज्य सरकार है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केंद्र सरकार का ही काम है। राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को चुनाव अब हो गया, चुनाव समाप्त हो जाएगा, सरकार बन जाएगी, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बैठकर, चूँकि आप कहते हैं कि भारतवर्ष जो है वो पूरी दुनिया में अभी युवाओं का देश भारतवर्ष ही है, यहाँ सबसे ज़्यादा युवा हैं, तो आप युवा पर गर्व तो करते हैं, लेकिन युवाओं को कैसे नौकरी मिलेगी? कोई अब आप इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, आप और भी दूसरे टेक्निकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से पास आउट करने वाले बच्चे आज दिल्ली के अंदर 25,000 20,000 की नौकरी कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि दिल्ली ऐसे शहर में जहाँ कि 10,000 रुपये में वो अपना एक घर ही ले पाएगा किराए का, तो वो कैसे 20,000 25,000 में अपना काम चलेगा? तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो यूथ है उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ रही है, आत्महत्या करने की टेंडेंसी उसमें बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से इन सारे चीज़ों को, जो नई सरकार आएगी उसको पर्यावरण पर भी चिंता करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार चुनाव हुए और चुनाव में सैकड़ों लोग बूथ पर जाने आने के दौरान जो है सो मारे गए हैं, जो पुलिस के जो कांस्टेबल्स थे वो जो है सो लू लगने से मारे गए हैं आज। और इस बात को आज स्वीकार करना पड़ा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, हमसे गलती हुई है, हमको इस चुनाव को अप्रैल में ही करा लेना चाहिए था, और अगली बार निश्चित रूप से जो चुनाव होंगे वो हम लोग मार्च अप्रैल में ही इसको फिनिश कर देंगे। तो जनता को इस तरह की व्यवस्था में, लोकतंत्र में, और आप कहते हैं कि पोल नहीं हो रहा है, पोल 60% से बढ़ा क्यों नहीं? इसलिए नहीं बढ़ा कि आप जो है सो मई महीने, जून महीने में आप चुनाव करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस पर भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और चुनाव खर्चीला होता जा रहा है, ध्यान रखिए आप इसको, ये पूरे देश के लोगों को सोचने की चीज़ है कि चुनाव आप इतना खर्चीला बना रहे हैं कि इसमें कोई भी सामान्य व्यक्ति अब एक सामान्य खर्चे से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो और वो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि लोकसभा के चुनाव में, आपने मुखिया तक के चुनाव को भी खर्चीला बना दिया है। तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगर आप चुनाव में इलेक्शन कमीशन को भी सोचना है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, इस पर सब लोग चुप हैं। इस पर न तो इलेक्शन कमीशन कोई बात करता है चुनाव के खर्चे पर, न तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बात करती है। तो निश्चित रूप से अगर सरकार बनती है और बहुत अच्छे फैसले लेने के लिए मोदी जी, अगर कठोर फैसले लेने के लिए मोदी जी अगर जाने जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो जो लोकतंत्र का चुनाव जो है सो लोकतंत्र का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, उसके बिना कल्पना ही नहीं लोकतंत्र की जा सकती है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव जितना शुद्ध हो, इसमें क्रिमिनल्स नहीं आए, इसमें अपराधी किस्म के लोग नहीं आए, इसमें वैसे लोग नहीं आए जो पैसा कमाने के उद्देश्य से आ रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों के लिए और चुनाव के खर्च को सीमित करने के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, तभी लोकतंत्र सफल हो पाएगा। और अगर सरकार बनती है तो इसकी पहली जिम्मेवारी, प्रथम जिम्मेवारी जो होगी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की होगी। तो आपने सुना कि किस तरह से अगर एग्जिट पोल सही साबित होता है या थोड़ा मोड़ा इसमें अंतर प्रभाव पड़ता भी है, तो अगर एनडीए की सरकार बनती है तो उन्हें सिर्फ आगे प्रलोभन और दे करके वोट बैंक बनाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें आत्ममंथन करने की ज़रूरी है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग आत्महत्या को विवश हो रहे हैं,
वो मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुमत से सरकार बनने के बाद सरकार को अराजक होने की जगह सरकार को आत्ममंथन करने की ज़रूरी है, संवेदनशील होने की ज़रूरी है। तो आप देखते रहिए फर्स्ट लुक बिहार और बने रहिए हमारे साथ।